हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे वो करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रयान 3 से रिलेटेड हर उन पहलुओं को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन अब इससे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अब एक प्रश्न इससे बिल्कुल बनता है। उसके बाद बात करेंगे मायलारा पंथ के बारे में, ये चर्चा में था, जानेंगे कि इसका संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। फिर बात करेंगे कल शुरू हुए क्षमता निर्माण योजना के बारे में, और अंत में अस्त्र और तापस, ये भारतीय सेना से संबंधित है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए आज की समसामयिकी शुरू करते हैं चंद्रयान 3 से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 23 अगस्त यानी कि कल के दिन शाम को 6:04 पर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना कदम रखा और इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसे LVM-3 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब जब यहां बात चंद्रयान 3 की आ रही है तो चंद्रयान 1 के बारे में बता दें। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और वहीं पे चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 22 जुलाई। कब हुई थी? 22 जुलाई 2019 को। और किसके द्वारा? GSLV MK3। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करें लैंडर के बारे में तो लैंडर का नाम विक्रम है चंद्रयान 3 के, और इसका नाम विक्रम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अब जब बात यहाँ पे लैंडर की हो रही है तो लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हुए हैं जिनके नाम हैं रंभा, चास्टे, एल्सा और लेजर रेक्टो रिफ्लेक्टर एरे। रंभा क्या करेगा? रंभा लैंडिंग साइट पर चांद की सतह पर सूर्य से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव का अध्ययन करेगा। चास्टे चांद की सतह की तापमान की जांच करेगा। इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर आए भूकंप की जांच करेगा। और वहीं लेजर रेक्टो रिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। लैंडर भी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसका ध्यान से नोट किए रहिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल जो है वो 1752 kg का है, इंक्लूडेड रोवर 26 kg का है। और अगर रोवर की पावर की बात करें तो रोवर का पावर भी 26 kg का है। अब जब बात यहाँ पे रोवर की हो रही है तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है और प्रज्ञान में 2 पेलोड लगाए गए हैं। पहला पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल यानी कि रसायनों की मात्रा, गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और वहीं जो दूसरा पेलोड है उसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा कि ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा की। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चंद्रयान 3 से। तो इसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को हुई थी और इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग 23 अगस्त शाम को 6:04 पे हुई है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से मशहूर लखनऊ की महिला वैज्ञानिक रितु कारिधाल को सौंपी गई थी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रयान मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरा मुथवेल हैं। अब आगे बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धियों के बारे में। तो पहला तो जो कल हुआ है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है और इसकी लॉन्चिंग LVM-3 के माध्यम से की गई थी। वहीं पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश भी भारत था, जो कि PSLV C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग करने वाला विश्व का चौथा देश था और यह पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का जो रिकॉर्ड है वो भी भारत के पास है और इसकी लॉन्चिंग PSLV C37 के द्वारा की गई थी। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट डेटा चंद्रयान 3 से रिलेटेड। अब बात करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर की। भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर को नामित किया गया है। अब जब यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग की बात आ रही है तो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं,
चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। ब्राजील की मेजबानी में चुनाव में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल उसमें शामिल हुए हैं। अब आगे बात करते हैं वन वीक वन लैब अभियान के बारे में। तो इसका संबंध CSIR से है और CSIR क्या करता है कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक मीटिंग का आयोजन करता है कोलकाता में, इसलिए ये न्यूज में था। तो वन वीक वन लैब अभियान का संबंध किससे है? CSIR से है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा किया है कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। दूरसंचार विभाग द्वारा भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन किया गया जो कि 45 दिनों तक चलाया गया। इसकी शुरुआत 7 जुलाई को हुई थी और इसका समापन 21 अगस्त को किया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज देखनी है कि भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया। NTPC ने लेह में भारत का पहला हाइड्रोजन बस परीक्षण शुरू किया। अब आगे बात करते हैं NGT के बारे में। तो NGT को अपना नया अध्यक्ष मिल चुके हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और NGT बहुत न्यूज में चल रहा है, लगातार न्यूज में चल रहा है। अभी हाल ही में उसने उड़ीसा के कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य में अनधिकृत खनन को संबोधित करने के लिए राज्य को एक नोटिस भेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा लीग का आयोजन करेगी। अब बात करते हैं कैंडिडा ओरिसा के बारे में। कैंडिडा ओरिसा क्या है जो कि कल से न्यूज में है? तो ये वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है जो रक्त प्रवाह, घाव और श्वसन संक्रमण सहित गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं मायलारा पंथ के बारे में। मायलारा पंथ न्यूज में था। तो होता क्या है कि कर्नाटक के उडुपी जिले में 2 मूर्तियां पाई जाती हैं जो कि 15वीं और 17वीं शताब्दी से रिलेटेड है और इन मूर्तियों को देखकर यह सिद्ध होता है कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में प्राचीन मायलारा पंथ उपस्थित था। पसरूर के कुएं में एक विकृत लेकिन अनोखी मूर्ति प्राप्त की जाती है। इनमें एक शाही नायक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया जाता है। ये वाली इमेज है जिसके दाएं और बाएं हाथों में क्रमशः तलवार और कटोरा है। बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया घोड़ा भी इस मूर्ति कला की विशिष्टता है जो कि 15वीं शताब्दी से रिलेटेड है। अब आगे बात करें दूसरी मूर्ति की। तो एक छोटे पत्थर की गोली है जिसमें मायलारा और मायला ला देवी दोनों अपने दाहिने हाथों पर तलवार पकड़े हुए हैं, एक अलंकृत घोड़े पर सवार है और इसका संबंध 17वीं शताब्दी से है। अब बात करते हैं मायलारा पंथ के बारे में। मायलारा पंथ एक धार्मिक परंपरा है जो मायलारा नामक लोक देवता की पूजा पर केंद्रित है जिन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यह पंथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित दक्कन के क्षेत्र में। इस पंथ की अपनी अनूठी रीति रिवाज और प्रथाएं मान्यताएं हैं जो कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती चली गई हैं। इस पंथ के विविध अनुयायी हैं जिनमें जाति मतलब विभिन्न जातियों के लोग हैं, व्यवसायी के लोग शामिल हैं, किसान हैं, देहाती समुदाय के लोग और इसके साथ ही मार्शल समूह तक के लोग इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कल शुरू हुए क्षमता निर्माण योजना के बारे में। तो होता क्या है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज्य मंत्रालय की वार्षिक बैठक में क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ करते हैं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना एक योजना दस्तावेज है जिसे मंत्रालय विभाग संगठन के अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि को आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया है। यह योजना सेवाओं के वितरण, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और शासन के मुख्य कार्यों को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब बात करते हैं अस्त्र की कि अस्त्र न्यूज में क्यों था। अस्त्र इसलिए न्यूज में था क्योंकि स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाला इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहली मिसाइल है। अस्त्र अत्याधुनिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र इमारत और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब बात करते हैं तापस यूएवी के बारे में कि यह न्यूज में क्यों था। कर्नाटक में एक प्रायोगिक उड़ान के परीक्षण के दौरान
तापस में तकनीकी खराबी आ जाती है जिसके कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हवाई निगरानी के लिए तापस BH-201 लंबे समय तक चलने वाला मानव रहित हवाई विमान है जिसे पहले रुस्तम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज क्षमता वाले इस ड्रोन की उड़ान क्षमता कई घंटों तक प्रभावशाली है और इसे पहली बार नवंबर 2016 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो ये तो रहा दोस्तों करंट अफेयर आज के डेट का 24 तारीख का। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को बोलें उनसे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।